Assalamu alaikum students. I hope you are all good. Today is the 20th lecture of chapter number 2 and the topic we are going to start is geometrical interpretation of a derivative. मतलब कि डेरिवेटिव जो है ज्योमेट्रिकली हम उसको या डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली क्या बता रहा होता है हमें. ये बहुत ज़्यादा तमहीद बांधे बगैर इंटरप्रिटेशन देखें अगर तो डेरिवेटिव जो है वो किसी भी फंक्शन या किसी भी इक्वेशन की स्लोप को डिफ़ाइन करता है ज्योमेट्रिकली. स्लोप को हम टेंजेंट भी कहते हैं और इसका इन डिटेल स्लोप और टेंजेंट लाइंस पे हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 में भी. सो इन शॉर्ट जब भी हमें टेंजेंट या स्लोप फाइंड आउट करने को कहा जाएगा किसी भी फंक्शन की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस फंक्शन की इक्वेशन का जो फंक्शन गिवन होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद द वेरिएबल इन्वॉल्व. देन वो इक्वेशन हमारे पास टेंजेंट लाइन की आ जाएगी. देन हम उसमें कुछ जो भी वहाँ पे वेरिएबल होगा एक्स हो या टी हो या थीटा हो उसकी वैल्यूज़ डिफरेंट रिप्लेस करते जाएंगे तो हमें कुछ वैल्यूज़ मिलती जाएंगी. उनका हम अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें टेंजेंट लाइन या स्लोप ऑफ द फंक्शन मिल जाएगी. जैसे पेज नंबर 103 पे एग्जांपल नंबर 2 दी गई है जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट हुज एब्सिसा इज 4. तो सबसे पहले उसने क्या किया, इन शॉर्ट यहाँ से y सेपरेट करके उसको फंक्शन बनाया, उसको दैन डिफरेंशिएट किया एंड नेक्स्ट पेज पे ये द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस उसने स्लोप बनाई और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देन बन गई. देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसको हम इन डिटेल क्वेश्चंस में भी कुछ कर लेंगे, बाकी आप इसको एग्जांपल को भी देख लेंगे. अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं. डेफिनेटली एक फंक्शन जिसके आंसर्स या फर्दर जैसे ही हम एक्स की अगर वैल्यूज़ बढ़ाते जाएंगे तो उसके आंसर अगर बढ़ते जाएं तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. और इसी तरह अगर हम छोटी वैल्यूज़ पुट करते जाएं एक्स की और अगर जो करस्पॉन्डिंग आंसर्स हैं या ऑफ द फंक्शंस अगर वो भी छोटे होते जाएं तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है. सो ग्राफ में तो क्लियर हो जाएगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा है और डिक्रीजिंग कौन सा है. सो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो हम किसी भी फंक्शन को जो डिफ़ाइन हो किसी इंटरवल पे उसको इंक्रीजिंग कहेंगे अगर जो हर अगली वैल्यू है हर एक्स की नेक्स्ट वैल्यू हमेशा बड़ी होती है. एक्स की हर वैल्यू जो है वो आंसर भी बढ़ा दे. और इसी तरह अगर फंक्शन में हम एक्स की जो वैल्यू है यानी अगर हम x2 पुट करने से जो आंसर आया हुआ है x1 पुट करने से वो बड़ा आ जाए, यानी इट मीन्स कि आपका पास जो x2 है वो छोटा आंसर दे रहा है x1 से, तो इस फंक्शन को हम कहेंगे फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग. इसकी स्टेटमेंट या थ्योरम देखते हैं. लेट एफ बी डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ए बी एंड लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल ए बी. ओपन इंटरवल है और कोई से दो पॉइंट्स हमने इसके दरमियान से x1 और x2 ले लिए हैं. देन f इज़ इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल इफ़ f ऑफ x2 इज़ ग्रेटर देन f ऑफ x1. जब x2 बड़ा हो x1 से तो x2 का आंसर भी बड़ा हो f ऑफ x1 से. तो इसी तरह अगर डिक्रीजिंग में देखें तो उलट हो जाएगा इससे. f इज़ डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल ए बी इफ़ f ऑफ x2 इज़ लेस दैन f ऑफ x1. यानी अब आपका वैसे तो x2 बड़ा था x1 से, लेकिन जब हमने फंक्शन के अंदर पुट किया तो उसने x1 से छोटा आंसर दिया, तो इसका मतलब है नेक्स्ट वैल्यूज़ जो हैं वो छोटी होती जा रही हैं. सो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा. थ्योरम देख लेते हैं इसके साथ ही हम पेज नंबर 105 पे जिसकी स्टेटमेंट है लेट एफ बी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन द ओपन इंटरवल ए बी देन एफ इज़ इंक्रीजिंग ऑन ए बी इफ़ फर्स्ट डेरिवेटिव at x is positive for each x belongs to AB and f is decreasing on this if f prime of x
इज़ नेगेटिव फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। यहाँ पे वो बात कर रहा है कि सबसे पहले तो हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन देख लिया। अब पहला काम तो ये है कि अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो वहाँ से हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि ग्राफ अगर बढ़ता जा रहा है, उसमें ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो वो डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर हम ग्राफ प्लॉट ना करना चाहें तो फिर हम डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हुए, यानी ये थ्योरम यूज़ करते हुए हम पता कर सकते हैं कि फ़ंक्शन जो है वो आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हमने उस ओपन इंटरवल से कोई एक वैल्यू उठा के फ़ंक्शन के डेरिवेटिव में पुट कर दिया। अगर पॉजिटिव आंसर आए तो फ़ंक्शन उस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, उस पॉइंट पे इंक्रीजिंग है, उसके बाद उसके आंसर जो हैं वो इंक्रीज़ करते जाएंगे। और अगर वो नेगेटिव आंसर दे देता है डेरिवेटिव तो आपके फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। इसका जो है ना यूज़ हम नेक्स्ट एग्जांपल्स और क्वेश्चंस में करेंगे। तरह पेज नंबर 106 पे कुछ इंटरप्रिटेशन है और कुछ 107 पे है। इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आप इन डिटेल यहाँ से कर देंगे। यहाँ पे अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव की तो हमने बात कर ली, लेकिन अगर आपका ज़ीरो आ जाए, अब पॉजिटिव वैल्यूज़ हमेशा ज़ीरो से बड़ी होती हैं। ये पहले भी मैं बता रही थी क्लास में भी कि अगर आपके पास नॉन नेगेटिव का वर्ड यूज़ हो तो उसमें नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं जिनमें ज़ीरो इंक्लूडेड होता है, और जबकि पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनमें वो ज़ीरो से नहीं शुरू होते, वो ज़ीरो से नेक्स्ट जो नंबर्स होता है वहाँ से शुरू होते हैं, और नेगेटिव नंबर्स के अंदर ज़ीरो नहीं आता। सो अभी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की, यानी हमने ज़ीरो से बड़े आंसर्स की बात की और ज़ीरो से छोटे आंसर्स की बात की, हमने ज़ीरो पे कोई बात नहीं की। सो अगर किसी फंक्शन का आंसर या फर्स्ट डेरिवेटिव जिसमें आप वैल्यू पुट करते हैं वो उस इंटरवल से वो ज़ीरो आंसर दे देता है, देन उस पॉइंट पे फंक्शन ना तो इंक्रीज़ कर रहा है ना ही डिक्रीज़ कर रहा है, एंड दिस इज़ नॉन एज स्टेशनरी पॉइंट। और ये नीचे नोट में भी बताया गया पेज नंबर 107 पे। पेज नंबर 108 पे रिलेटिव एक्सट्रीमा की बात हो रही है। तो इसको इन शॉर्ट करेंगे कि लेट सी माइनस डेल्टा एक्स और सी प्लस डेल्टा एक्स, आपने एक इंटरवल ले लिया है। ये सी प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एक्स का मतलब ये है कि आपने सी के आसपास, यानी सी से थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे आपने इंटरवल ले लिया है, वो डोमेन ऑफ एफ़ में से ही, यानी एफ़ जिस इंटरवल पे डिफ़ाइन है आपने उसमें से एक पॉइंट सिलेक्ट किया सी, और सी के थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे मिला के एक इंटरवल बना लिया, छोटा सा इंटरवल बना लिया। अब अगर उस इंटरवल के अंदर इफ़ एफ ऑफ सी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस, अब उस छोटे से इंटरवल के अंदर से अगर आप सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं फंक्शन के अंदर, लेकिन सी पे आंसर जो है वो सबसे बड़ा आंसर आता है, देन फंक्शन इज़ सेड टू बी रिलेटिव मैक्सिमा एट एक्स इज़ इक्वल टू सी। अब उस इंटरवल की सिर्फ बात हो रही है, बाकी डोमेन की नहीं बात हो रही। अब उसी डोमेन के अंदर से वो सारी डोमेन, अगर आप यही कह लें, आप सारी डोमेन उस फंक्शन के अंदर पुट करें और सी पे सबसे छोटा आंसर आए, देन द फंक्शन इज़ सेड टू बी रिलेटिव मिनिमा, द फंक्शन हैज़ द रिलेटिव मिनिमा एट एक्स इज़ इक्वल टू सी। बोथ रिलेटिव मैक्सिमम एंड रिलेटिव मिनिमम आर कॉल्ड इन जनरल रिलेटिव एक्सट्रीमा। सो जब भी हमें कहा जाएगा कि किसी फंक्शन का रिलेटिव एक्सट्रीमा फाइंड आउट करें, तो हमने या तो उसका रिलेटिव मिनिमा फाइंड आउट करना है या रिलेटिव मैक्सिमा। वो हम जब सोल्यूशन बनाएंगे तो उनमें से कोई एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रिटिकल वैल्यूज़ एंड क्रिटिकल पॉइंट्स। अब यहाँ पे भी हम सिंपल बात करें अगर, तो वो जो सी हमने ऊपर रिलेटिव एक्सट्रीमा में जहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, अगर उस सी पे फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता है या डज़ नॉट एग्जिस्ट, या तो ज़ीरो हो जाए या एग्जिस्ट ना करे, देन द नंबर इज़ कॉल्ड द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एफ। दिस इज़ नॉन एज क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल वैल्यू। अच्छा, नोट भी देख लेते हैं। देर आर फंक्शंस विच हैव एक्सट्रीमा, यानी रिलेटिव एक्सट्रीमा या मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट जो है एट द पॉइंट्स वेयर द डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट या डू नॉट एग्जिस्ट। फॉर एग्जांपल द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन एफ एंड फाई डिफाइंड एज, ये जो आगे फंक्शन बताया गया है,
do not exist at 0 0 and 0 2 respectively, but f has minima at 0 0 and phi has maxima at 0 2. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब हमने रिलेटिव एक्सट्रीमा की बात की थी तो वहाँ पे हमने सिर्फ फंक्शन के अंदर वो वैल्यू जो पॉइंट सी था वो पुट करके बात की कि अगर फंक्शन एफ ऑफ सी जो है वो आपको सबसे उस इंटरवल के अंदर सबसे बड़ा आंसर दे दे या सबसे छोटा आंसर दे दे तो वो रिलेटिव एक्सट्रीमा है, यानी रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा वो उस पे है। लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यूज़ के अंदर जब हमने बात की तो हमने डेरिवेटिव के अंदर वो सी पुट करने की बात की। सो यहाँ पे और रिलेटिव एक्सट्रीमा में फ़र्क आ गया। क्रिटिकल वैल्यू के लिए हमें डेरिवेटिव के अंदर वो सी पुट करना है, और अगर डेरिवेटिव उस पॉइंट पे एग्जिस्ट ना करे या ज़ीरो हो जाए देन दैट पॉइंट इज़ नॉन एज क्रिटिकल पॉइंट। पेज नंबर 110 पे चलते हैं। यहाँ पे हम कुछ बोल्ड की गई जो स्टेटमेंट्स है वो देख लेते हैं। यहाँ पे वो कहता है दस वी कंक्लूड, यहाँ पे दस वी कंक्लूड फंक्शन दैट अ फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ़ फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ नेगेटिव बिफोर एक्स इज इक्वल टू सी, फिर उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाए एट एक्स इज इक्वल टू सी, एंड देन फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाए सी के बाद, तो वो रिलेटिव मिनिमा देगा। अच्छा, इसके बाद हम फर्स्ट डेरिवेटिव रूल देखेंगे। लेट एफ बी डिफरेंशिएबल इन द नेबरहुड ऑफ सी वेयर फर्स्ट डेरिवेटिव एट सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ऐसा हो जाए, लेट एफ बी डिफरेंशिएबल इन द नेबरहुड ऑफ सी वेयर एफ डैश ऑफ सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी सी के एग्जैक्टली सी पे फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है, लेकिन सी के अगर थोड़ा सा आगे चलें या थोड़ा सा पीछे से कोई नंबर लें तो उन पे जो है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इफ़ फर्स्ट डेरिवेटिव at x changes sign from positive to negative as x increases through c, then this is the relative maxima of f. If f dash of x changes sign from negative to positive as x increases through c, then this is relative minima of f. ये कहता है फर्स्ट डेरिवेटिव रूल में कि अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करें और c के बाद वाली वैल्यूज़ पे अब साइन यानी c पे साइन चेंज हो जाए, यानी पहले फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव था लेकिन c के बाद जो वैल्यूज़ हमने पुट की तो उस पे आंसर नेगेटिव हो गया। पहले पॉजिटिव आंसर था, c से गुज़रने के बाद वाली वैल्यूज़ पे नेगेटिव आंसर हो गया, देन c पे हम कहेंगे कि रिलेटिव मैक्सिमा है। आप इसको वैसे कंसिडर कर सकते हैं, यानी पहले पॉजिटिव आंसर आ रहे थे, वो जाते जा रहे थे ऊपर की तरफ, ग्राफ ऊपर जाता जा रहा था, लेकिन कुछ वैल्यूज़ के बाद ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया, तो हम कह सकते हैं कि दरमियान में एक पॉइंट जो है वो मैक्सिमम आया। और इसी तरह पहले अगर ग्राफ डिक्रीज़ कर रहा था, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने अभी बात की है कि वो ग्राफ आपका जो है स्लोप बना रहा है, तो स्लोप जो है वो बता देती है आपको कि फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है या नहीं नीचे की तरफ जा रहा है। सो अगर वो फंक्शन का ग्राफ पहले नीचे की तरफ जा रहा था और अब वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है पहले नीचे जाते हुए कुछ सबसे निचली वैल्यू भी कोई आई तो वो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की, क्योंकि उसके बाद तो फंक्शन के अंदर चेंज आ गया और वैल्यूज़ बढ़ना शुरू हो गई, वो सबसे छोटी वैल्यू वो थी। नेक्स्ट नोट है, अ स्टेशनरी पॉइंट इज़ कॉल्ड टर्निंग पॉइंट इफ़ एफ इज़ आइदर अ मैक्सिमम पॉइंट और अ मिनिमम पॉइंट। सो अ स्टेशनरी पॉइंट कौन सा है, उसको हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि वो अगर मैक्सिमम होगा तो डेफिनेटली मैक्सिमम पॉइंट वो होता है जिससे बड़ा कोई आंसर नहीं, और अगर उससे बड़ा कोई आंसर नहीं तो उसके बाद डेफिनेटली फंक्शन की वैल्यूज़ नीचे जाना शुरू हो जाएंगी। सो हम कह सकते हैं कि वो पॉइंट जो है फंक्शन के अंदर चेंज ला रहा है। तो हम इस तरह देखेंगे जैसे फंक्शन का ग्राफ पहले ऐसे बढ़ रहा था और अब उसके बाद
नीचे जाना शुरू हो गया तो ये वैल्यू हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। और इसी तरह अगर फंक्शन का ग्राफ पहले नीचे जा रहा था वो अब ऊपर जाना शुरू हो गया तो ये वाला पॉइंट जो है ये मिनिमम पॉइंट है फंक्शन का। सबसे बड़ा ये मिनिमम सबसे बड़ा नेगेटिव आंसर है तो वो आपका उसी तरह वो हो जाता है मिनिमम पॉइंट। अब इस पॉइंट पे क्योंकि आके ये सबसे छोटा पॉइंट था, इसके बाद फंक्शन में चेंज आया कि वो बड़ी वैल्यूज़ होना शुरू हो गई। सो हम कह सकते हैं कि फंक्शन के अंदर टर्न आया यहाँ पे आके। सो इनफैक्ट वो ग्राफ के अंदर टर्न आता है, वो टर्न आया। सो इस पॉइंट को हम जो रिलेटिव मिनिमा और मैक्सिमा है इन दोनों पॉइंट्स को हम कह सकते हैं कि ये टर्निंग पॉइंट्स भी हैं, या इससे अगले वाली वैल्यू या स्टेशनरी पॉइंट भी हमने जिसको हमने पीछे देखा। फिर हम नीचे अगर यहाँ पे नोट देखें, द फंक्शन एफ इज़ इंक्रीजिंग बिफोर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड ऑल्सो इट इज़ इंक्रीजिंग आफ्टर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, सच अ पॉइंट ऑफ फंक्शन इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता कि फंक्शन पहले पॉजिटिव आंसर दे रहा था बाद में नेगेटिव दे रहा था, सो अगर वो पहले इंक्रीज़ कर रहा था बाद में भी इंक्रीज़ कर रहा है एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो के बाद, तो हम कहेंगे दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके बाद है सेकेंड डेरिवेटिव रूल। फर्स्ट डेरिवेटिव रूल में क्या है हमने देखा, अब हम उसी तरह की चीज़ें सेकेंड डेरिवेटिव में देखेंगे। नाम से ही जाहिर है कि अब इसमें हम सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे। लेट एफ बी डिफरेंशिएबल फंक्शन इन अ नेबरहुड ऑफ सी वेयर फर्स्ट डेरिवेटिव एट सी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन एफ हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा एट सी। अगर सेकेंड डेरिवेटिव सी पे नेगेटिव हो जाए और इसी तरह रिलेटिव मिनिमा सी पे होगा अगर सेकेंड डेरिवेटिव सी पे पॉजिटिव हो जाए फंक्शन। अगर यानी इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसको ज़ीरो करके कोई पॉइंट निकालेंगे, वो पॉइंट उठा के हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आ गया तो फंक्शन उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा ग्राफ में, और अगर पॉजिटिव आंसर आ गया तो मिनिमम वैल्यू देगा फंक्शन उस पॉइंट पे। ये है सेकंड डेरिवेटिव रूल। बाकी इनको अब हम जल्दी से अप्लाई करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं फिर, वरना ही भूल जाएंगी चीज़ें ऐसी। एक्सरसाइज नंबर 2.9 है, पेज नंबर 113 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है डिटरमिन द इंटरवल्स इन विच एफ इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन्स मैंशनड इन ईच केस। 4 आपको पार्ट्स यहाँ पे गिवन है और उसके सामने आपको इंटरवल्स भी बताए गए हैं। अगर हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इसमें आपको सामने इंटरवल बताया गया है। इस इंटरवल के अंदर से आपने वैल्यूज़ बतानी है जहाँ पे एफ़ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, आप कह सकते हैं। वैल्यूज़ नहीं, इंटरवल्स आपने बताने हैं, सब इंटरवल्स, इसके छोटे छोटे पार्ट्स करके आपने बताना है कि किन इंटरवल्स के अंदर जो साइन एक्स है वो इंक्रीज़ कर रहा है और किन इंटरवल्स के अंदर वो डिक्रीज़ कर रहा है। इसके सोल्यूशन पे चलते हैं, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स है आपका साइन एक्स। अच्छा, यहाँ पे मैं पहले आपको बता दूँ, यहाँ पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव रूल यूज़ करेंगे जो अभी हमने देखा। बाकी जहाँ पे रिलेटिव मिनिमा और मैक्सिमा की बात होगी वहाँ पे हम सेकंड डेरिवेटिव रूल देखेंगे। अदरवाइज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव रूल यूज़ करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स है, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो कॉज एक्स हो जाएगा। इसको हम इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। ज़ीरो करने से हमने देखा अगर कॉज इनवर्स ज़ीरो करें तो हमें वो ज़ीरो आंसर देता है कॉज प्लस माइनस पाई/2 पे प्लस माइनस 3π/2 पे। इस पर हम इन डिटेल बात कर चुके हुए हैं पिछली क्लासेस में, फर्स्ट ईयर में हमने ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी बात की है। दीज वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर द टर्निंग वैल्यूज़, क्योंकि यहाँ पे टर्निंग वैल्यूज़ कौन सी होती हैं जहाँ पे फंक्शन आपको नो आंसर देता है। देखें हमने फर्स्ट डेरिवेटिव रूल में जो बात की वो यही की कि जब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो उसमें वैल्यू पुट करें, पॉजिटिव आंसर दे तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, नेगेटिव आंसर दे तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, और अगर आपका फंक्शन उस पॉइंट पे ज़ीरो आंसर दे देता है तो वो आपका टर्निंग पॉइंट हो जाएगा या स्टेशनरी पॉइंट हो जाएगा। सो हमने सबसे पहले क्या किया, जहाँ पे फंक्शन के अंदर टर्न आ रहा था, टर्न आने से हमें पता चल गया कि पहले अगर इंक्रीज़ कर रहा था तो अब डिक्रीज़ कर रहा है, और अगर डिक्रीज़ कर रहा था तो अब इंक्रीज़ कर रहा है। तो हमने सबसे पहले वो टर्निंग पॉइंट्स कैलकुलेट किए। अब हमें ये पता चल गया कि इन पॉइंट्स के बाद फंक्शन के अंदर चेंज आ जाता है। सो हमने इस इंटरवल के अंदर से ये पॉइंट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करके इनके साथ हमने इंटरवल्स बना देने हैं। These values of x are the turning values. From these values only
-π/2 इस इंटरवल के अंदर आ रहा है, क्योंकि +-3 इस इंटरवल से बाहर निकल जाता है। सो हमने ये वैल्यू देखी कि ये इस फंक्शन के इस इंटरवल के अंदर जो फंक्शन के अंदर है वो चेंज ला रही है। सो सब डिवाइडिंग द इंटरवल वी गेट द इंटरवल्स। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक +π/2 और एक -π/2। सो हमने इन दो पॉइंट्स पे जो इंटरवल है उसको ब्रेक कर लेना है। सो हमने इंटरवल बनाया -π से -π/2 तक, फिर हमने -π/2 से 0 तक लिया, क्योंकि 0 पे वैसे ही चेंज आ रहा होता है। 0 से हमने फिर π/2 पे और फिर π/2 से पाई तक। तो ये इंटरवल जो हमारा है ना, ये 4 पार्ट्स में हमारा डिवाइड हो गया। अगर हम ये देखें तो ये हमारे क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं, जो कि नीचे मैंने मेंशन भी किए हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। सो सिंपल है हमारे लिए कि हम कोई सोल्यूशन बनाए बगैर हम यहाँ से देखें कि कहाँ के पे फंक्शन जो है वो आपको डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव आंसर देता है और कहाँ पे नेगेटिव। वी नो दैट cos x इज़ पॉजिटिव इन द क्वाड्रेंट नंबर 1 and 4 एंड नेगेटिव इन द सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सो हम कह सकते हैं कि f of x अब आपका जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आंसर दे रहा है आपको ये जो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आंसर आ रहा है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो इन दो इंटरवल्स के अंदर फंक्शन इंक्रीजिंग है। इन दो के अंदर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आंसर दे रहा है। सो हम कहेंगे कि इन दो इंटरवल्स के अंदर फंक्शन आपको डिक्रीजिंग ग्राफ दे रहा है। सो दैट्स ऑल। इसको रिवाइज़ कर देते हैं अगेन। फंक्शन आपको गिवन था, फर्स्ट डेरिवेटिव आपने इक्वल टू 0 रखा। वो इसलिए रखा कि फंक्शन हमें डायरेक्टली यहाँ से टर्निंग पॉइंट्स दे दे। टर्निंग पॉइंट्स हमने कैलकुलेट किए कि इस इंटरवल के अंदर कौन से आ रहे थे। जो आ रहे थे उन पे हमने फंक्शन को ब्रेक कर लिया, वो हमारे पास 4 पार्ट्स बन गए। फर्दर हमने देखा कि ये तो क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं डायरेक्टली, अगर ना बनते तो फिर हम उन फंक्शंस के अंदर वहाँ से वैल्यूज़ उठा के पुट करते, लेकिन डायरेक्टली ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स बन गए हैं। हमने देखा कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव कहाँ आंसर देता है, तो वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आंसर दे रहा है, जबकि सेकंड और थर्ड में नेगेटिव आंसर दे रहा है। सो हमने उसी बेस पे कहा कि क्योंकि आपका डेरिवेटिव जो है फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव आंसर दे रहा है, तो आपका फंक्शन इन दो इंटरवल्स के अंदर इंक्रीजिंग है, जबकि इन दो इंटरवल्स के अंदर डिक्रीजिंग है। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज़ फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज। इनकी हमने एक्सट्रीम वैल्यूज़ यानी मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है। इसमें से हम पार्ट सेकंड देखते हैं अगर, तो ये फंक्शन है, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिया। ये हमें सेकंड डेरिवेटिव रूल यूज़ करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ यानी रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करने को कहा गया है। सो एक्सट्रीम वैल्यूज़ या एक्सट्रीमा भी कहते हैं। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट किया, 2x - 1 आया, इक्वल टू 0 किया, x इज़ इक्वल टू 1/2 आया। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया जो कि 2 है। इसके अंदर अगर हम 1/2 पुट भी करें तब भी हमें सेम आंसर आता है। एनीवेज़ हम पुट करके एक दफ़ा दिखाएंगे। सेकंड डेरिवेटिव के अंदर जब हमने 1/2 पुट किया तो पॉजिटिव आंसर आया। सो हम कहेंगे सेकंड डेरिवेटिव रूल के अकॉर्डिंग कि फ़ंक्शन आपको 1/2 पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव पे उसका आंसर पॉजिटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव रूल में हमने यही देखा था कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वह वैल्यू उठा के सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अगर उस पॉइंट पे हमें पॉजिटिव आंसर मिल जाता है तो फंक्शन वहाँ पे मिनिमम वैल्यू देगा, और अगर वहाँ पे हमें नेगेटिव आंसर मिलता है तो फंक्शन हमें उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। ये फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू पुट की तो पॉजिटिव आंसर आया। सो इस पॉइंट पे फंक्शन आपको मिनिमम वैल्यू देगा, और वो मिनिमम आंसर यानी वैल्यू क्या होगी वो हम 1/2 उठा के फंक्शन के अंदर पुट कर लेते हैं। पुट किया हमने तो उसने हमें -9/4 दिखाया। सो फंक्शन के अंदर 1/2 पुट करें तो सबसे छोटा आंसर हमें मिल जाता है। दैट्स ऑल। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस अकरिंग इन द इंटरवल दिस। सो ये आपके पास फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ आपने निकालनी है, वही वाला सेकंड डेरिवेटिव रूल यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बिल्कुल एक जैसे हैं। इनमें हम क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हमने सेकंड डेरिवेटिव रूल ही यूज़ करना है, लेकिन हमें शो करना है साथ में कि वो मैक्सिमम वैल्यू देता है इस पॉइंट पे। यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे।
जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में किया। सबसे पहले हमें फंक्शन गिवन है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आते हैं। नेचुरल लॉग लिया दोनों साइड्स पे, तो x टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ x हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, उसको इक्वल टू 0 रखेंगे, उठा के वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, पॉजिटिव आंसर देगा तो फंक्शन मिनिमम है, नेगेटिव आंसर देगा तो फंक्शन उस पॉइंट पे मैक्सिमम पॉजिटिव आंसर देगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ गया, यहाँ पे y की वैल्यू भी मैंने वापस पुट कर दी। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना है, ये इक्वल टू 0 रखा, ये तो कभी यानी 0 की पावर 0 भी लें वो तो वैसे ही अनडिफाइंड हो जाता है, तो ये कभी 0 नहीं फैक्टर आ सकता, ये 0 हो नहीं सकता कभी, ये फैक्टर 0 हो सकता है। यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, e रेज़ टू पावर e ले लिया बोथ साइड्स पे, सो दैट हमें x की वैल्यू मिल जाए। ये नेचुरल लॉग और e कैंसिल हो जाएंगे और x इज इक्वल टू e इनवर्स यानी 1/e बच जाएगा। अब हम जो ये इक्वेशन है इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सो दैट हमें सेकंड डेरिवेटिव मिल जाए। यहाँ पे हमने सेकंड डेरिवेटिव के लिए प्रोडक्ट रूल यूज़ किया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव आया 1/x प्लस, अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है और ये एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपको यहाँ से ही नज़र आ गया, क्योंकि हमारे पास फंक्शन ये था, हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया तो ये आंसर आया, सो हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अब इन दोनों के अंदर x रेज़ टू पावर x कॉमन है, सो दिस इज़ द आंसर एट x इज़ इक्वल टू e इनवर्स। अब फर्स्ट डेरिवेटिव से जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी वो उठा के सेकंड डेरिवेटिव में पुट की हमने, तो ये 1/e रेज़ टू पावर 1/e यानी e इनवर्स हो गया, अंदर 1/e इनवर्स प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ e इनवर्स और इस पूरे का होल स्क्वायर है। नेचुरल लॉग ऑफ e कैंसिल हो जाएंगे, ये -1 नीचे आएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, सो ये फैक्टर ख़त्म। यहाँ से नेगेटिव पावर ऊपर जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव है, सो ओवरऑल आंसर जो है आपके पास पॉजिटिव आएगा। जब पॉजिटिव आया तो फंक्शन उस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, ये आपने करेक्शन भी कर लेनी है बुक पे, ये बुक पे दिया गया है कि दिस हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट दिस, सो यहाँ पे आपने करेक्शन करनी है, ये मिनिमम है। सो फंक्शन का यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आया, इसका मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आया, सो फंक्शन आपको इस पॉइंट पे यानी 1/e पे मिनिमम आंसर यानी मिनिमम वैल्यू दे रहा है। सो आपने 2.9 जो है इसके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। अल्लाह हाफिज़।